हेलो डिएवियंस, वेलकम टू अ न्यू क्लास। एक और नए मॉडल पेपर के साथ हम आ गए हैं। ये है लेटेस्ट मॉडल पेपर, इसी साल डीएवी ने रिलीज़ किया है। मैथमेटिक्स का ये दूसरा मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया था जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। आपका एग्जाम अच्छा जाए इसके लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और 9th-10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, सिंपलीवर्स। इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैथ्स के एग्जाम में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको टोटल 5 सेक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहला सेक्शन होगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन दो तरह के होंगे, दो सेक्शंस में होंगे। एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप 1, दूसरा होगा शॉर्ट आंसर टाइप 2। चौथा सेक्शन होगा जिसमें कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो पांचवा सेक्शन होगा उसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज। इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 3/√0.09 यही है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको लिख सकते हैं 3/√9/100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ये बन गया 3/10। अब यहाँ पे क्या है, 3/3/10 है, इसी को ना सॉल्व करना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उसको बस हमने लीनियर फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे क्या था, 3/3/10 था, तो इसको हमने लीनियर फॉर्म में लिख दिया 3/3/10, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3/10 बन जाएगा 10/3 इक्वल टू 3 कट जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट अंडर 58 प्लस क्यूब रूट अंडर 211 प्लस क्यूब रूट अंडर 125। जब भी ऐसे रूट के अंदर रूट ऐसा वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक क्यूब रूट ऑफ 125, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना, 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट अंडर 58 प्लस क्यूब रूट अंडर 211, और ये वाला टर्म है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, तो प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू क्यूब रूट अंडर 58 प्लस क्यूब रूट अंडर 211 प्लस 5 करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब हमें 216 का क्यूब रूट अंडर निकालना है, तो ये हमें मिलेगा क्यूब रूट अंडर 58 प्लस 216 का क्यूब रूट होता है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 58 प्लस 6 को ऐड कर दीजिए, क्यूब रूट अंडर 58 प्लस 6 तो हो जाएगा 64। अब क्यूब रूट अंडर 64 है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई 256 1/4। अब देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करते करते हम इसका आंसर निकाल लेंगे। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और उसके ऊपर 5/2 है, डिवाइडेड बाई 256 को 4 के स्क्वायर के 4 एक्सपोनेंट के टर्म में हमें लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और उसके ऊपर 1/4। अब देखिए जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 और 5/2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 × 1/4। तो ये 4 कट के 1 बचेगा और ये 2 कट के 5 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 अब जानते हैं कि जब बेस सेम होता है और डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी कि 4 और 4 क्या होता है, 256 होता है। अभी हमने यहाँ पे लिखा था 4 को 256 के बदले में लिखा था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 256 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज डायरेक्टली। आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पता होगा, आप पढ़े होंगे क्लास में। अगर एक टर्म के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तब हम कहेंगे कि दोनों डायरेक्ट वेरिएबल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर एक के बढ़ने पर दूसरा घटे तब हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर सबसे पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टैक्सी फेयर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा टैक्सी फेयर होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों डायरेक्टली वेरिएबल है, डायरेक्ट वेरी कर रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला में ही हमें मिल गया। बाकी सबको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेन, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब,
जितने ज़्यादा लोग होंगे काम करने वाले उतना कम समय लगेगा। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द कार, टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पाइप यूज्ड टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन टू फिल इट। तो जितना ज़्यादा पाइप यूज़ करेंगे टैंक को भरने के लिए उतना ही कम समय लगेगा, टाइम टेकन उतना ही कम होगा। तो ये ज़्यादा हुआ तो ये कम है कि नहीं, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, केवल ए जो ऑप्शन है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवी बाउट अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹8,000। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल होगा, पूरा PDF में यही हाल है। तो यहाँ पे देख लीजिए रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इतना 8,000 रुपये में अभी क्या करता है, एक टेप रिकॉर्डर खरीदता है एंड सोल्ड इट टू बॉबी, और उसको बॉबी को बेच देता है। बॉबी इंटर्न सोल्ड इट टू चारू, और बॉबी फिर क्या करता है, वो चारू को बेच देता है। तो बेचने वाले यहाँ पे दो हो गए, पहले अभी बेचता है और फिर बॉबी बेचता है। ईच अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है अवी एंड बॉबी अर्न द सेम प्रॉफिट, अभी और बॉबी को सेम प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई बच्चा इसको टिक कर देता है ये देख के कि यहाँ पे लिखा है कि बोथ अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को 20% प्रॉफिट हुआ है, ये देख के अगर इसको टिक कर देता है तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर परसेंट की बात करें तो परसेंट में इक्वल प्रॉफिट हुआ है मानते हैं, लेकिन अगर रुपीज़ में प्रॉफिट निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंट आएगा, अभी हम करके भी दिखाएंगे। दूसरा ऑप्शन है अवी अर्न्स मोर प्रॉफिट देन बॉबी, अभी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, बॉबी कम। तीसरा ऑप्शन है अवी अर्न्स लेस प्रॉफिट देन बॉबी, अभी कम प्रॉफिट कमाता है और बॉबी ज़्यादा। और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिसाइडेड, डिसाइड ही नहीं कर सकते हम। तो चलिए निकाल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अभी बेचता है 20% प्रॉफिट के साथ, है कि नहीं। तो अभी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ अभी क्या हो जाएगा, 8,000 में उसने खरीदा था और 20% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो 20% इसमें ऐड हो जाएगा, 8,000 का 20%, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस, अब ये 2 जीरो खत्म, 8 2 जा 16, तो 1600 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 9600 आ जाएगा। तो अभी ने इतने में बेचा, ठीक ना। तो अभी को प्रॉफिट हुआ कितना, अभी का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो गया 1600 का। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ दूसरा कौन बेचने वाला है, बॉबी, ठीक ना, बॉबी बेचता है। तो अभी के लिए ये था बाइंग प्राइस, ये था उसका कॉस्ट प्राइस, और ये होगा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक ना। अब बॉबी इतने में ख़रीदा है तो बॉबी का जो है कॉस्ट प्राइस ये हो गया 9600, तो वो 9600 पे 20% प्रॉफिट कमाएगा, है कि नहीं। तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9600 प्लस 20% ऑफ 9600, जो वहाँ किए थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये कॉस्ट प्राइस इसके लिए कुछ और था और इसके लिए कॉस्ट प्राइस कुछ और है, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9600 प्लस 20% ऑफ 9600, यानी कि 9600 इंटू 20/100 इक्वल टू होगा 9600 प्लस 1920। इसको सॉल्व करेंगे तो 1920 आएगा। अब देखिए दोनों का प्रॉफिट को कंपेयर कीजिए, अभी का प्रॉफिट 1600, बॉबी का प्रॉफिट 1920, तो किसका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अभी का प्रॉफिट कम हुआ और बॉबी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो अभी अर्न्स लेस प्रॉफिट देन बॉबी। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 3/2 टाइम्स है, यानी कि CP इंटू 3/2, ऐसा सिचुएशन है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट कितना है वो हमें बताना है। तो देखिए कुछ मान लेते हैं, ठीक ना। मान लेते कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक, 100 है कॉस्ट प्राइस, तो 100 इंटू 3/2 करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 150 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है और सेलिंग प्राइस हमारा 150 मिल गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज़। 150 में से 100 को घटा देंगे तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, यही होता है ना। तो प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का, CP है हमारा 100 रुपीज़ इंटू 100% करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहिल वांट्स टू डू अ ईयर डिपॉजिट। स्नेहिल 1 साल के लिए बैंक में पैसा रखना चाहती है
फॉर गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, अगर उसे मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इंटरेस्ट कमाना चाहती है, शी शुड ऑप्ट फॉर, उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए ये हमें बताना है। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि अमाउंट किस में सबसे ज़्यादा बनता है, वही सही आंसर होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो 100 रुपये जमा करती है तो पहले ऑप्शन के हिसाब से 1 साल के बाद 10% बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर 100 रुपया जमा करती है 1 साल के बाद हो जाएगा 110 रुपया, होगा कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। 10% एनुअली अगर कंपाउंडिंग हो तो इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल के लिए कैलकुलेट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए कैलकुलेट करें, 1 साल के केस में दोनों इक्वल आता है, समझे। तो यहाँ पर ये भी 110 रुपया ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में सेम रिटर्न हमें मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आधे आधे साल पर 10% का बढ़ोतरी होगा, मतलब आधे साल में 10% बढ़ेगा, फिर अगले आधे साल में 10%, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो तीसरे ऑप्शन के हिसाब से अगर करें तो 100 रुपया में 10% बढ़ेगा पहले साल में 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा 110 रुपया, और फिर 110 रुपया में फिर 10% बढ़ेगा दूसरे साल तो हो जाएगा 121 रुपया। तो अगर हम ऑप्शन 3 के हिसाब से जाए तो 10% 2 बार बढ़ेगा तो ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। पहले 110 ही मिल रहा था, अब 121 मिल रहा है। अब चौथे ऑप्शन को देखिए, चौथा ऑप्शन को कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब एनुअली हो रहा था तो 110 मिल रहा था एकदम सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, हाफ ईयरली हुआ तो बढ़ गया ना। अब देखिए क्वार्टरली होगा, जब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 10%, 10%, 10%, तब तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, 121 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम रिटर्न किस में मिलेगा, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। इसको हमें फैक्टराइज करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक आइडेंटिटी से मैच करता है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है ना। और ये आइडेंटिटी कौन सा है, a + b + c का होल स्क्वायर, यही वाला आइडेंटिटी है ना। ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर कहीं कहीं माइनस है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस खुद ही आ जाएगा। हम उसको मैनेज करके बता देंगे कि कैसे माइनस आएगा। हम मान लेते हैं कि सब प्लस में है, ठीक ना, सबसे पहले यही मान के बनाते हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सबको लिखना चाहें, इस वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस पूरे को लिखना चाहें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। x² है तो यहाँ पे a² की जगह x² है तो लिख लेते हैं x² प्लस 4y² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² हो गया b²। फिर है 9z² तो इसको लिख सकते हैं प्लस देके 3z²। तो a² + b² + c², a की जगह x आया, b की जगह 2y आया, c की जगह 3z आया। अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव या 2 नेगेटिव हो सकता है, तो बाद में हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक ना। अभी हम सबको प्लस में ही लिखे हैं। अब आगे है -4xy तो उसको लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 2ab के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे a b c तीनों मिल चुका है तो अब डायरेक्टली लिख देते हैं 2ab 2bc 2ca। तो हो जाएगा 2 × a के जगह x × b के जगह 2y प्लस 2bc 2 × b के जगह 2y × c के जगह 3z प्लस 2ca 2 × c के जगह 3z × a के जगह x, ठीक ना। जैसे जैसे यहाँ पे हमें मिला a और b और c का वैल्यू वैसे वैसे पुट कर दिए 2ab 2bc 2ca। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव कौन कौन टर्म है, एक ab वाला नेगेटिव टर्म है ab वाला, और एक ca वाला टर्म नेगेटिव है, और ये जो है वो पॉजिटिव है। कौन सा टर्म पॉजिटिव है, bc वाला टर्म पॉजिटिव है। तो इन दोनों में कौन कॉमन है, ab और ca। अगर दोनों को देखें तो दोनों में a कॉमन है, मतलब यही है जो कि दोनों को नेगेटिव बना रहा है, जरूर a नेगेटिव होगा। तो चलिए a को नेगेटिव बना देते हैं। a कहाँ है, a यहाँ पे है, ठीक ना। तो x को नेगेटिव बना देते हैं, x हो गया नेगेटिव, जहाँ जहाँ x है उसको नेगेटिव बना देंगे, यहाँ x नेगेटिव। अब जब आप वापस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, वापस से सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाला सेम टू सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बस नेगेटिव कौन है इसका पता लगाने के लिए हम ऐसा किए, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हैं
जब ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल गया, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपको मिल गया, तो उसको वापस से आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a कितना है -x, अभी हम पता किए माइनस इसके साथ क्यों होगा। b कितना है 2y और c कितना है 3z, तो लिख देते हैं उतना ही। a प्लस बी प्लस सी यानी कि -x प्लस b यानी कि 2y और c प्लस c यानी कि 3z, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। इतना ही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर के इज इक्वल टू 4xy प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसको समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही लिख सकते हैं ना। तो उसको हम पहले ब्रेक करते हैं और कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे कि के के जगह क्या आ रहा है, के का वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन RHS में क्या है, इस साइड में हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये है 4xy प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। ए की जगह है 4xy प्लस 3y, ये हो गया ए प्लस बी यानी कि 4xy माइनस 3y, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी करेंगे तो ए तो उतना ही है 4xy प्लस 3y माइनस बी। अब देखिए माइनस होगा तो जो माइनस हो रहा है उसका दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये वाला माइनस हो रहा है ना, ये वाला टर्म ना, तो ये हो जाएगा -4xy और ये हो जाएगा + 3y, ठीक ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए ये वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएगा 4 + 4 8xy, इसको हमने सॉल्व कर लिया। और इसमें कौन ख़त्म होगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। +3y हो जाएगा 6y। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48xy। अच्छा y दोनों जगह है, दोनों में y है तो y स्क्वायर। अब देखिए हमारा उस साइड एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, इट शुड बी इक्वल टू xy स्क्वायर के। तो xy स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों जगह मिल गया, दोनों तरफ मिल गया। इसका जो मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, एक तरफ k है एक तरफ 48 है। इसका मतलब k शुड बी इक्वल टू 48। k कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। 48 हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक। एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ। ए ई एफ ये जो एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, मतलब दोनों इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये बाइसेक्टर है, तो अगर हम ये पूरा एंगल निकालना चाहें तो इसका डबल हो जाएगा। ये जो है x + 20, इसका डबल होगा ये पूरा एंगल। तो इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। फिर से बताते हैं, ये जो अब इतना एंगल जो हमें दिया है x + 20, अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, x + 20 का डबल होगा ना, इसका डबल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांटा है। तो ये पूरा एंगल को लिख लेते हैं कितना, दिस पूरा एंगल इज इक्वल टू x + 20 का डबल, यानी कि 2 × x + 20। अब आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इन दोनों को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 × x + 20 को बराबर कर सकते हैं किसके, x + 50 के, ठीक ना। अब सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, 2x + 40 शुड बी इक्वल टू x + 50। अब x को इधर ले आते हैं, 2x - x हो जाएगा और 40 को उधर भेज देते हैं तो 50 - 40 हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब देखिए x का ही वैल्यू पूछा था ना, एंगल का वैल्यू तो नहीं पूछा था, x का वैल्यू ही बस हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह का है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, द वैल्यू ऑफ x + y। यहाँ पे देखिए जो पूछा है ना वही निकालेंगे। एंगल अगर पूछेगा तो एंगल निकाल के छोड़ देंगे। एंगल पूछ के अगर दोनों को ऐड करके पूछे तो दोनों को ऐड करके बताना है, ऐसा नहीं कि
ही एंगल निकाल के बस उसी को टिक कर देना है। तो देखिए x प्लस वाई हमें बताना है, इसके लिए हमें पहले तो x चाहिए, ये वाला एंगल पहले चाहिए, उसके बाद ये वाला एंगल चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए अगर हम इमेज को देखें, यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसमें दो ट्रांसवर्सल है, एक तो ये ट्रांसवर्सल है और एक ये ट्रांसवर्सल है। अगर हम इस ट्रांसवर्सल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल के 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो है y का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 150 मिल गया। ऐसे ही अब देखिए ध्यान से, जैसे इधर हमने कानून लगाया, जैसे इधर हमने नियम लगाया, वैसे इधर भी तो लगा सकते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों जो एंगल है एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। ये अगर 110 है तो ये कितना होना चाहिए, 110, तो ये कितना होना चाहिए, दिमाग लगा के बताइए, 180 माइनस 110, यानी कि ये जो एंगल है 70 डिग्री होगा। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें, एक लाइन पर जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है, ठीक ना। टोटल कितना एंगल होता है, 180 होता है। तो 30 इधर हो गया, 70 इधर हो गया, तो दोनों मिलके तो 100 हो गया, ठीक ना। अब ये बाकी कितना होगा, ये बाकी 80 होगा, तब ना टोटल 180 पूरेगा। तो ये x भी हमें मिल गया कितना, 80 डिग्री, x मिल गया 80 डिग्री। अब दोनों एंगल हमें मिल चुका है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150 प्लस 80, 70 नहीं 80, तो 8 5 13, यानी कि 230 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम आसान है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसमें, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे तो 60-60 है ही, हमें इसको भी इक्वेट करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा, उसके बाद हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी कैन राइट 4 इंटू एक्स प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 5x प्लस 5। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 4x प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 5x प्लस 5। इसको उधर भेज देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x और इधर हो जाएगा 20 माइनस 5। तो 5x माइनस 4x हो गया x और इधर हो गया 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में ही 15 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डैश। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि एबेसिसा क्या होता है। तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें और किसी पॉइंट को लोकेट करें, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर किसी पॉइंट का लोकेशन लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 3,4, तो यहाँ पे जो 3 है ना, इसको एबेसिसा कहा जाता है और 4 को ऑर्डिनेट कहा जाता है। हमें एबेसिसा के बारे में पूछा है, तो ये 3 क्या है, ध्यान से देखिए 3 क्या है, 3 है x कोऑर्डिनेट और y 4 जो है वो है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो होता है ना, जो कि यहाँ पे 3 है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जितना दूरी पर रहता है वही x कोऑर्डिनेट होता है। तो एबेसिसा जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और जो ऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस के से कितनी दूरी पर है y एक्सिस पर, उसी को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे एबेसिसा के बारे में पूछा है, तो एबेसिसा क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए इज। अगर हम y इक्वल टू ए का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा ग्राफ होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पर बोला है कि y इक्वल टू ए, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो है ये x एक्सिस और ये जो वर्टिकल है वो y एक्सिस। हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू ए का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब y का वैल्यू a है। अब y का वैल्यू a मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं a आएगा, ठीक ना। तो y का वैल्यू हर जगह a ही है, y का वैल्यू बदल नहीं रहा है, y का वैल्यू a ही है। तो y का वैल्यू a कहाँ कहाँ होगा, y का वैल्यू a इस पॉइंट पे होगा, a इस पॉइंट पे होगा, a इस पॉइंट पे होगा, a इस पॉइंट पे होगा। तो ये सारे पॉइंट पे y का वैल्यू a होगा, मतलब इस लाइन के लॉन्ग जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे y का वैल्यू a होगा। अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू बदलेगा, यहाँ y का वैल्यू अलग, यहाँ y का वैल्यू, जितना ऊपर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ेगा, जितना नीचे जाएंगे y का वैल्यू घटेगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो y का वैल्यू इस लाइन के लॉन्ग हर जगह सेम रहेगा। अगर इस पॉइंट पर a है तो इस पॉइंट पर भी y का वैल्यू a ही रहेगा। तो y इक्वल टू a का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा।
अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी दे दिया है बुक में, वो गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इतना एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज। हमें सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम दे दिया है, ठीक ना, ये जो कैपेसिटी दिया है वो वॉल्यूम ही हुआ, और हमें उसका डायमीटर भी दे दिया है, हमें उसका डेप्थ यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से हमें उसका हाइट निकालना है, सिलेंडर का हाइट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का? वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, हमें यही एच चाहिए जिसको डेप्थ यहाँ पे बोला गया है। तो वॉल्यूम इज़ 1848 इक्वल टू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि डायमीटर हमें 14 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच, एच हमें निकालना है। तो अब देखिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारों को उधर भेज देंगे, 22/7 को भी, 7 इंटू 7 को भी। तो पहले तो ये दोनों कट जाएगा, अब बस बचा 22 इंटू 7, दोनों उस तरफ नीचे चले जाएगा। तो 1848 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, ये हो गया एच का वैल्यू। 11 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, उसके बाद बचा यहाँ पे 74, 11 6 जा 66, अब बचा यहाँ पे 88, 11 8 जा 88, ख़त्म, पूरा ख़त्म। अब 7 से ऊपर वाला कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 ऊपर में, उसके बाद बचा कितना, नहीं 2 टाइम्स में कटेगा ना, 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 4 जा 28, ख़त्म ये पूरा, और 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स में। तो h का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। 12 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 5 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 5 cm आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। 5 क्यूब्स हैं और पाँचों को एक के बाद एक सटा के रखा गया है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड इज, उससे जो क्यूबॉइड बना, अब देखिए 5 क्यूब को अगर हम रखेंगे सटा सटा के तो क्यूबॉइड ही बनेगा ना, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, इसी तरह से 2 और क्यूब रखेंगे तो क्यूबॉइड बन गया। उसका वॉल्यूम पूछा है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक क्यूब का वॉल्यूम इंटू 5 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एक क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, सीधे लिखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 क्यूब का वॉल्यूम, ठीक ना। तो 5 इंटू 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अब 125 इंटू 5 कर दीजिए, 25 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 के 5, और बचा कितना, 1, तो 625 हो जाएगा। 625 ऑप्शन सी यहाँ पे है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज। अगर 52 कार्ड्स को अच्छे से शफल करके उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है तो रेड फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रेड फेस कार्ड क्या होते हैं और फेस कार्ड क्या होते हैं। तो देखिए जितना भी कार्ड्स होता है, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें कि फेस बना होता है, चेहरा बना होता है। तो टोटल 52 कार्ड्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, और चारों ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ऐसे करके 3 फेस कार्ड होते हैं सब में। तो अगर हम टोटल फेस कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे फेस कार्ड्स की नहीं, रेड फेस कार्ड्स की बात कही गई है। तो आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, आधे कार्ड रेड, तो 12 का आधा हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 रेड फेस कार्ड हो जाएंगे। तो 6 रेड फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 रेड फेस कार्ड। तो 6 रेड फेस कार्ड्स हैं और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। तो 6/52 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 से नहीं 4 से कटेगा ना, 4 से भी नहीं, यहाँ पे 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 3। अब तो और नहीं कर सकता, 3/26 ही हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 3/26 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 12.5 एंड द क्लास साइज इज 8 देन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज। देखिए यहाँ पे हमें क्लास मार्क दिया है, क्लास साइज दिया है और हमसे अपर लिमिट पूछा है। तो अगर आपको इन सारे टर्म्स के बारे में पता नहीं है तो शॉर्ट में हम बता देते हैं ये क्या क्या होता है। सबसे पहले क्लास मार्क, क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। किसी डेटा सेट में बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सब में एक सबसे बड़ा होगा और एक सबसे छोटा होगा।
अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा उसी को हम लोग क्लास मार्क कहेंगे। तो यही हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब बोला है क्लास साइज इज 8। क्लास साइज कहने का मतलब क्या हुआ, क्लास साइज 8 है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर जो वैल्यू आता है वो 8 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 8, यही चीज़ हमें दिया है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे अपर लिमिट पूछा है, मतलब ये वाला चीज़ क्या होगा, अपर लिमिट जो है उसका क्या वैल्यू होगा, वही चीज़ हमसे पूछा गया है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो इससे हम अपर लिमिट निकाल सकते हैं। अपर लिमिट विल बी इक्वल टू कितना, अच्छा लोअर लिमिट ही निकाल लेते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस 8। कैसे निकाले, अपर लिमिट माइनस 8 कैसे लिखे, लोअर लिमिट को उस तरफ भेज दिए और 8 को इधर ले आए, तो लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट माइनस 8 ऐसा हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे, लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट माइनस 8। अब देखिए इस लोअर लिमिट के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि क्लास मार्क का वैल्यू भी हमें दिया है कितना 12.5। तो लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट माइनस 8 लिख सकते हैं, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट माइनस 8 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12.5। अब देखिए 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा अपर लिमिट, अच्छा ये दोनों ऐड होके अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 2 अपर लिमिट, 2 इंटू अपर लिमिट माइनस 8 इक्वल टू 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 एक 25 हो जाएगा। माइनस 8 उधर भेजेंगे तो 2 अपर लिमिट इक्वल टू 25 और 8 कितना हो जाता है, 8 5 13 33 हो जाता है। और अपर लिमिट विल बी इक्वल टू 33/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 16.5। तो 16.5 हमारा ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इन्हीं दोनों से ये वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। अब है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट हमें दिए रहते हैं, एक को असर्शन कहते हैं, एक को रीजन कहते हैं। दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसी के अकॉर्डिंग इन चारों में से किसी ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि दोनों सही तो है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन रहता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा ऑप्शन रहता है कि असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन हमें दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 27/216 इज 1/2। अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा। ये तो सही बात है, क्यूब रूट का लॉ यहाँ पे लगाया है कि ऊपर भी क्यूब रूट निकलेगा डिवाइडेड बाई नीचे भी क्यूब रूट निकलेगा। ऊपर का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, ऊपर का क्यूब रूट 3 हो जाएगा और नीचे का क्यूब रूट 6 हो जाएगा, और 3/6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और रीजन में क्या दिया है कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। ये भी सही बात है। अगर a⁻m हो डिवाइडेड बाई a⁻n, बेस सेम रहने से और डिवीजन होने से एक्सपोनेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी दिया है। लेकिन ये जो चीज़ दिया है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें लिखा है कि असर्शन और रीजन दोनों तो सही है लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो वो वाला ऑप्शन कहाँ था, वैसा बात किस में लिखा था, वैसा बात लिखा था ऑप्शन बी में। तो 19 वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया है इफ़ 24 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 7 days। अगर 24 लोग 7 दिन में एक गड्ढा खोद पाते हैं, इट टेक्स 12 days बाई 10 men टू डिग द सिमिलर ट्रेंच। तो उसी तरह का एक और गड्ढा 12 दिनों में 10 लोग खोद पाएंगे। तो ये वाला बात सही है कि नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो कम समय लगेगा गड्ढा खोदने में, लोग कम होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। और दूसरा रीज़न दिया है इसमें कि व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन देन x इंटू वाई इज कांस्टेंट। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं तो x इंटू वाई का वैल्यू सेम आता है, हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रीज़न सही लिखा है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट रहता है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो x डिवाइडेड बाई वाई कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट रीज़न जो दिया है वो सही लिखा है। अब यहाँ पे असर्शन को हमें बस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको चेक करने के लिए एक कॉलम बना लेते हैं मेन और डेज, ठीक ना। यहाँ पे दिया है 12 मेन जो हैं वो 7 दिन में गड्ढा खोदते हैं, और उसी तरह का एक और गड्ढा क्या है 12 दिन में खोदा जाता है। कितने लोगों के द्वारा, 10 लोगों के द्वारा। तो दोनों का जो है प्रोडक्ट इक्वल रहना चाहिए क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन का केस है ये।
तो 1284 होता है और इधर 12×120 होता है, तो प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहा है ना, बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पे असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीज़न जो है वो सही है। तो हम उस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे जहाँ पर लिखा है कि असर्शन इज़ रॉन्ग बट असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ऑप्शन डी में ऐसा बात लिखा है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हमें सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट इससे पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि क्यूब रूट अंडर x - 12 इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो क्यूब रूट अंडर है इसको हटाएंगे। क्यूब रूट अंडर का मतलब क्या हुआ, x - 12 के ऊपर हमें 1/3 एक्सपोनेंट दिया गया है इक्वल टू 9। अब इस 1/3 एक्सपोनेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये 1/3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, समझे। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x - 12, 1/3 खत्म हो जाएगा और उधर हो जाएगा 9 का क्यूब, ठीक ना। तो x - 12 इज इक्वल टू 9 का क्यूब तो होता है 729 और x इक्वल टू हो जाएगा 729 प्लस 12, तो 729 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 741। इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 741। और देखिए दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है आपको, और देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे तो दोनों में से कोई एक ही बनाइएगा, दोनों कभी मत बनाइएगा। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है क्यूब रूट ऑफ 3 - 17/27। इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नीचे 27, ऊपर हो जाएगा 27 3 × 81 माइनस 17। 81 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 64/27। दोनों का अब हमें क्यूब रूट निकाल देना है, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 × 4 × 4 करने से 64 आता है, और 27 का क्यूब रूट 3, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना सेल्स अ पेन फॉर ₹54 एंड लूजेस 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। हमें देखिए क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 54। उसके बाद हमें बताया है कि 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो लूज़ कर जाती है। तो कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले x मान लेते हैं और लूज़ कितना करती है, लॉस कितना हो जाता है, लॉस इज गिवन एज 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1/10 ऑफ x। तो 1/10 ऑफ x यानी कि x/10 हो जाएगा। अब देखिए SP, CP और लॉस, इन दोनों में क्या रिलेशन है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। CP ज़्यादा होगा, SP कम होगा, तभी ना लॉस होगा। तो CP - SP कर देंगे तो लॉस हमें मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, लॉस इज इक्वल टू CP - SP। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो लॉस हमें दिया गया है x/10 इज इक्वल टू CP कितना है x - SP कितना है 54। जो दिया था सबको लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x यानी कि CP हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो x के लिए सॉल्व करेंगे, इस x को उधर ले जाते हैं तो x या एक काम करते हैं 54 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और x/10 को उधर भेज देते हैं। अब -54 को इधर ले आएंगे तो +54 हो जाएगा और x/10 को उधर ले जाएंगे तो -x/10 हो जाएगा। तो एक तरफ हो जाएगा 54, तो उस तरफ लिख देते हैं, और एक तरफ हो जाएगा x - x/10, ठीक है। x - x/10 करेंगे तो 9x/10 हो जाएगा इक्वल टू 54। तो x इक्वल टू हो जाएगा 54 × 10 डिवाइडेड बाई 9। 9 6 जा 54, 6 10 जा 60, मतलब x इक्वल टू 60 हो गया। तो इस तरह से CP जो हमसे पूछा गया था वो कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में a² + 1/a² का वैल्यू 18 दिया गया है, हमें a - 1/a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखिए एक आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे वो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है ना। इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है a² + 1/a² इक्वल टू 18 हमें दिया है, और हमसे पूछा है कि a - 1/a इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना। तो अब देखिए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें इस चीज़ से ये चीज़ मिल जाए।
तो इस चीज़ से ये चीज़ कैसे मिलेगा, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। देखिए अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। a माइनस 1/a का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर, ठीक है ना, -2ab इंटू -2 इंटू ए के जगह a इंटू बी के जगह 1/a। तो a और a तो कट जाएगा, यहाँ पे बस बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 18, तो इसके जगह हम 18 लिख सकते हैं और इधर -2 तो है ही, तो 18 - 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जगह 18 और -2, और इधर क्या है a माइनस 1/a का स्क्वायर। तो a माइनस 1/a का स्क्वायर हो जाएगा 16, a माइनस 1/a का स्क्वायर हो गया 16, तो a माइनस 1/a इक्वल टू हो जाएगा 16 का रूट अंडर, ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट अंडर बन जाएगा, तो 16 का रूट अंडर होता है 4, तो a माइनस 1/a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। यही तो हमसे पूछा था। और देखिए एक और क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि आप 10.1 का स्क्वायर निकाल के बताइए यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। तो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, देखिए ध्यान से। अगर हम 10.1 को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 0.1 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगेगा ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना। तो a स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 0.01 प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 102.01, हो गया उसका स्क्वायर। जो उतना बड़ा दिख रहा था, उतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, उसका आंसर इतना आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है, ये और ये तीनों पैरेलल है। एंड A इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये वाला हमें 130 डिग्री दिया है। A रेशियो B बताना है, तो पहले तो A निकालना पड़ेगा और B निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिगर को अच्छे से देखिए। अब जैसे कि अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ये भी 130 होगा, क्यों, क्योंकि ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब ये भी 130 आपका हो गया और ये भी 130 हो गया, ठीक ना। अब देखिए जब ये एंगल मिल गया है, ये एंगल जब मिल गया तो आप ये नहीं निकाल सकते हैं, ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री हो जाएगा। तो ए तो आपको ऐसे ही मिल गया, ए का वैल्यू कितना मिल गया, 180 माइनस 50 नहीं 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए जब ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 130 होगा। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री, और बी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 130 डिग्री। अब हमें बताना क्या है, ए रेशियो बी, है ना, यही बताना है ना। तो ए रेशियो बी करने के लिए क्या करेंगे, 50 रेशियो 130 ये करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 13 सिंप्लीफाई करके, तो 5 रेशियो 13 यही इसका आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल ऑन अ टेलीविजन। इफ द न्यूज चैनल इज व्यूड बाय 75 एम्प्लॉय, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखिए ध्यान से, ये आपका पाई चार्ट दिया है, ठीक ना, और बोल दिया है कि न्यूज़ देखने वाले एम्प्लॉय की संख्या 75 है। तो अगर 75 15% के बराबर है तो टोटल कितने एम्प्लॉय हुए, ये हमें बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सिंपली हम लोग कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं कि अगर 15% का मतलब 75 एम्प्लॉय हुए तो 1% का मतलब कितने एम्प्लॉय होंगे, 75 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 15 × 75। 1% का मतलब 5 एम्प्लॉय हुए, तो 100% टोटल का मतलब 100% हुआ ना, 100% का मतलब 500 एम्प्लॉय, तो टोटल 500 एम्प्लॉय हो जाएंगे इसमें। ये तो हम सिंपल तरीके से बताए, लेकिन एग्जाम में आप स्टेटमेंट लिख कर बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक ना। लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू एक्स, 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 75, ये हमें दिया गया था। टोटल एम्प्लॉय का 15% ही ना 75 है, तो 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 इंटू एक्स इक्वल टू 75, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 इंटू 100/15।
ये 100 ऊपर चल जाएगा और ये 50 नीचे चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 500 आ जाएगा, जो हमारा आंसर आया था ऐसे भी। अब बारी है सेक्शन 3 की। सेक्शन 2 में उतना ही क्वेश्चन था, सब हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है 2x-1 प्लस 2x+1 इक्वल टू 320। तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x-1 प्लस 2x+1 इक्वल टू 320, यही हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट के हिसाब से इसको स्प्लिट कर लेंगे। 2x-1 को क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 2x-1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2x इंटू या ऐसे डॉट करके लिख सकते हैं इंटू 2x-1 इक्वल टू 320। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ना दोनों में क्या है, दोनों टर्म में क्या है, 2x है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2x, ठीक। तो 2x बाहर हो गया, एक में बचा 2x-1 और एक में बचा 2x इक्वल टू 320। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x अंदर में हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। 2x इक्वल टू अभी नहीं, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 और 1 5/2 हो जाएगा इक्वल टू 320। अब आगे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x को एक तरफ छोड़ देंगे और 5/2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 320 इंटू 2/5, है कि नहीं। अब 5 से 320 कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 64 टाइम्स में कट गया। 2x इक्वल टू 64 2 जा कितना होता है, 128 होता है। अब 128 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट ही गायब है। जब भी एक्सपोनेंट गायब होता है तो दोनों साइड हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है। 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻⁷, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 2⁻⁷, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको भी बना सकते हैं अगर ये नहीं बनता है तो, लेकिन दोनों को कभी मत बनाइएगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे है 3⁻⁻4 इंटू 216⁻⁻1/3 इंटू 25⁻1/2 होल डिवाइडेड बाई 125⁻1/3 इंटू 16⁻1/4 इंटू 3⁻⁻6। अब जो बड़े बड़े नंबर्स हमें दिख रहे हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। और कितना एक्सपोनेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर वाले एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में, तो इसको 3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे भी नीचे 3 है तो इसको भी 3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यहाँ 4 है तो इसको 4 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तब जो डिनोमिनेटर है एक्सपोनेंट में वो सब कट जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो ऊपर में क्या है, सबसे पहले तो 3⁻4 है, ये और नहीं टूट सकता, और छोटा नहीं हो सकता, ये वैसे ही रहेगा। 3⁻⁻4 है इंटू 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 करने से 216 होता है, तो 6 का क्यूब लिख सकते हैं और उसके ऊपर -1/3 जो था वो डाल दिए। इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर 1/2, और नीचे 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और उसके ऊपर 1/3। इंटू 16 को लिख सकते हैं 2⁴ और उसके ऊपर 1/4। इसको 4⁴ भी लिख सकते थे, लेकिन 2⁴ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 4 कट जाएगा, है कि नहीं, इसके लिए हम लोग लिखे। और उसके बाद 3⁻⁻6 तो वैसे ही रह जाएगा। अब इसको इक्वल टू लिख देंगे। अब देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या कटेगा, 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, है कि नहीं। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसीलिए कट जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/4, तो वही है। तो बचेगा क्या क्या, ध्यान से देखिए, 3⁻⁻4 तो रहेगा ही, यहाँ पे 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो -1 बचेगा, 6⁻1 इंटू 5⁻1, और नीचे बचेगा 5⁻1 इंटू 2⁻1 इंटू 3⁻⁻6। अब जो जो नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहा है उसका साइड चेंज कर देते हैं, उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर तो 6⁻1, अच्छा ऊपर क्या बचेगा, केवल ये बचेगा क्योंकि इसी का पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, 5 बचा। और उसके बाद नीचे से ये वाला जो है ऊपर चले जाएगा इंटू 3⁻6, नहीं -6 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। और नीचे कौन आएगा, नीचे पहले से कौन था, 5 था इंटू 2 था,
और ऊपर से 3⁴ आ जाएगा नीचे, और 6 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कटेगा, 5 तो कट गया, उसके बाद 3⁴ और ऊपर 3⁴ है, तो ये दोनों कट जाएगा, 3⁴ बचेगा, है कि नहीं। ये दोनों कट गया और ऊपर 3⁴ बचा, ठीक ना, इसको हमने काट दिया। अब 3⁴ का मतलब क्या हुआ, 9, और नीचे कितना बचा, ऊपर 9 हो गया और नीचे 6 2 12 बचा। अब इसको कटा देंगे, 3 4 12, 3 3 9, तो 3/4 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 60 डेज फॉर 500 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए 60 दिनों का खाना था। आफ्टर 12 डेज 300 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। 300 बच्चे और आ जाते हैं 12 दिनों के बाद। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि आफ्टर सम डेज कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं या आफ्टर सम डेज कुछ बच्चे लीव कर जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को अभी हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले एक टेबल बना लेना है। एक तरफ लिखेंगे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं डेज, कितने दिनों के लिए उनका खाना चलेगा। तो इनिशियली क्या था कि 500 बच्चों का खाना था, कितने दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए। तो ये 500 बच्चे शुरू में 12 दिन तक तो खाते हैं आराम से, 12 दिन तक तो कोई चेंज नहीं आता है। 12 दिनों के बाद भी 500 बच्चे ही रहते हैं, और जो बचा हुआ खाना था 12 दिनों के बाद कितने दिनों तक चलेगा, 48 डेज तक चलेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसको बस लिखे हैं फॉर रेफरेंस। हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। 12 दिनों के बाद से ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 12 दिनों के बाद 500 बच्चे हैं और 48 दिनों तक खाना चलेगा। लेकिन क्या होता है 12वें दिन कि 300 और बच्चे आ जाते हैं। तो कितने बच्चे हो गए, 500 + 300 800। अब 800 बच्चे हो गए, अब खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो टेबल हमारा रेडी है, ये हमारा टेबल हो गया। अब इससे हमें कैलकुलेशन करके बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा, मतलब 800 बच्चे जो हैं वो कितने दिनों तक बचे हुए खाने को खाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले समझिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इन्वर्स वेरिएशन का। ज़्यादा बच्चे होंगे कम दिन खाना चलेगा, कम बच्चे होंगे ज़्यादा दिन खाना चलेगा, है कि नहीं। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑलवेज सेम रहता है कि नहीं। तो 500 × 48 शुड बी इक्वल टू 800 × x, इसको x मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 500 × 48 शुड बी इक्वल टू 800 × x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 × 48 डिवाइडेड बाई 800। ये दोनों जीरो कट जाएगा, 8 6 जा 48 और 5 6 जा 30। पता चल गया कि कितने दिनों तक खाना चलेगा। 800 बच्चे जब आ गए, 300 और बच्चे जब आ गए, तो 30 दिनों तक खाना चलेगा। 30 डेज इसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखना है यहाँ पर देख लीजिए। शुरू में लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग 500 थे, उसके बाद 12 दिन के बाद 800 हो गए। 500 बच्चों का खाना था 48 दिनों के लिए बचा हुआ। अब क्या है 800 बच्चे उसी खाने को कितने दिनों तक खाएंगे, तो ये 48 दिनों के लिए बचा हुआ है। 60 यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, जैसा हम बताए थे। क्यों यहाँ पे 60 नहीं लिखा है वह हम आपको समझा चुके हैं। तो टेबल जब बनेगा तो इधर 500 और 48 होगा, इधर 800 और x होगा। उसी का यूज़ करके ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 आएगा। अच्छा देखिए ये वाला जो PDF है ना, हम अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए हम एक शॉर्ट्स डाल दिए हैं, उस शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। और रिसेंटली अपलोडेड शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs होते हैं आपको वेबसाइट पर मिलेगा, और कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए शॉर्ट्स हम बताएं वो देख लीजिएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप बना सकते हैं। अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 km/h। इट क्रॉसेस अ टनल इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। एक ट्रेन है, टनल को क्रॉस करती है, स्पीड दिया है आपको, और आपको क्या दिया है, आपको टाइम भी दे दिया है। अब आपको बताना है कि टनल कितना लंबा है। तो देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यही फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इस क्वेश्चन के लिए स्पीड क्या दिया है हमें, 80 km/h। 80 km/h को सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। स्पीड जो हमारा दिया गया है 80 km/h, इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, तो 80 × 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड।
तो अगर आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा ना तो आपको 5/18 मिलेगा। इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपको 5/18 मिलेगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब ये आपको मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, उसके बाद ये हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड जो है हमारा कितना हो गया, 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 200/9 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, ट्रेन जो है एक तो टनल को क्रॉस करेगा, प्लस ट्रेन का जो लंबाई है वो अपने लंबाई के बराबर भी चलेगा, तभी वो दूरी तय होगा, समझे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक तो ट्रेन का लंबाई भी उसमें जोड़ना पड़ेगा और जो टनल है उसका लंबाई भी जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेन अपने बराबर भी दूरी तय करेगी और टनल के बराबर भी दूरी तय करेगी, तब ट्रेन उस टनल को पास करेगी, समझे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, एक तो ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर और टनल का लंबाई मान लेते हैं x, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब फॉर्मूला में डाल देंगे, स्पीड 200/9 इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया 270 प्लस x बाई टाइम कितना है 18। टाइम दिया हुआ था ना, टाइम दिया हुआ था 18 सेकेंड्स। अब सिंपली बस हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 270 प्लस x विल बी इक्वल टू 200/9 इंटू 18। 9 2 जा 18 हो जाएगा और 270 प्लस x विल बी इक्वल टू 400 और x विल बी इक्वल टू 400 माइनस 270। तो यहाँ पे x का वैल्यू 130 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से टनल का जो लंबाई हमसे पूछा था, टनल का जो लेंथ हमसे पूछा था वो 130 मीटर आंसर होगा। स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो आप PDF में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है। यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है यूजिंग द फैक्टर मेथड। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमें किसको डिवाइड करना है, y² माइनस 2y माइनस 35 को डिवाइड करना है y माइनस 7 से। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है। ऊपर भी y माइनस 7 आपको दिख जाएगा फैक्टराइज करने के बाद, y माइनस 7 और y माइनस 7 कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर। बस इतना ही करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए y² माइनस 2y और माइनस 35, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 1 तो माइनस 35 हो गया, ये माइनस में है तो माइनस 35 हो गया। अब माइनस 2y को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस 35 हो जाए मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर वापस से 2y हो जाए। इसको आप लोग पढ़े होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे करके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y² माइनस नहीं प्लस 5y माइनस 7y, तो 7 बजे 35 भी हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2y भी आपस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, और 35 माइनस में है डिवाइडेड बाय y माइनस 7। अब ऊपर कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन कुछ आएगा, इससे भी कुछ कॉमन आएगा, दोनों से कॉमन लेंगे। तो पहले दो टर्म से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, बचेगा y प्लस 5। और दूसरे दो टर्म से क्या कॉमन आएगा, माइनस 7 कॉमन आएगा, बचेगा y प्लस 5। और नीचे क्या है, y माइनस 7 है, तो y प्लस 5 फिर कॉमन आ जाएगा दोनों से, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों से y प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 7 बच जाएगा डिवाइडेड बाय y माइनस 7। बोले थे ना y माइनस 7 दोनों ऊपर नीचे दोनों दिखेगा, तो ख़त्म, बच गया y प्लस 5, यही हो गया आंसर। एक बैंक है जो कि 10% सिंपल इंटरेस्ट देती है सीनियर सिटीजन्स को, और उसका एक टेबल हमें दिया है। एक में लिखा है डिपॉजिट, दूसरे में एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको यूज़ करके हमें करना क्या है, हमें एक ग्राफ, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और एक वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव साइड तो हमें कुछ दिखाना नहीं है, नेगेटिव नंबर यहाँ कोई है नहीं, कहीं नेगेटिव नंबर नहीं ना है, तो केवल पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करेंगे। तो एक साइड हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट लिख लेते हैं, डिपॉजिट DPOSIT, डिपॉजिट एक्स एक्सिस में, और एनुअल SI जो है, एनुअल ANNUAL, एनुअल SI जो है वो वाई एक्सिस में लिखते हैं। ठीक, अब डिपॉजिट क्या है, 50-50 के डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, 100-100 कर लेते हैं, ठीक ना, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 300, 400, 500, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है वो 10-10 के इंटरवल पे ले लेते हैं, 10, 20,
30, 40, 50 हो गया, मैक्सिमम 50 तक ही गया है। अब हमें क्या करना है कि सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या है कि अगर डिपॉजिट 100 है तो एनुअल CI 10 है, डिपॉजिट 100 एनुअल CI 10, तो दोनों कहाँ मैच करेगा, दोनों इस पॉइंट पर मैच करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं डिपॉजिट एक्स एक्सिस पे 100 है, वाई एक्सिस पे 10 है, ठीक ना। इस तरह से सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एक्स एक्सिस पे 250, वाई एक्सिस पे 25। तो 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के बीच में कहीं ना कहीं 250 आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 250 आएगा। तो 200 इधर और उधर 25, तो यहाँ पे कहीं मैच करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इस पॉइंट के सामने, और इस पॉइंट के सामने आ जाएगा 250 यहाँ पे। तो हो गया 250 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 25। फिर है 300 और 30, 300 और 30 यहाँ पे कटेगा, तो लिख लेते हैं 300 यहीं पे कहीं आएगा, 300 और 30। उसके बाद है 500 और 50। बस ध्यान देना है कि सारे पॉइंट जो है ना एक ही लाइन पर मिलेंगे। देखिए एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो 500 और 50 यहाँ पे कहीं आएगा, एक्स एक्सिस पे 500 और वाई एक्सिस पे 50। यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आएगा इस सामने ना, एक्स एक्सिस पे 5। हम थोड़ा सा ग्राफ ना इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन आपको सारा एक ही पॉइंट पे मिलेगा, 500 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 50। तो ग्राफ अच्छे से बनाना है, डिस्टेंसेस जो है अच्छे से लेना है, तब आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से ही हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया था, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है इसके बदले में, लेकिन उसको केवल विजुअली चैलेंज बच्चे ही बना सकते हैं, आपको नहीं बनाना है अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं है तो। इसमें पूछा है 29 में, द एज ऑफ रवि एंड हेमा आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो ऐसे क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले लिख लेना चाहिए, है ना। रवि और हेमा, एक काम करते हैं, रवि के लिए केवल R लिखते हैं और हेमा के लिए H लिखते हैं, ठीक ना। रवि और हेमा का एज का जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक। आगे क्या बोला है, 4 ईयर्स लेटर। तो अगर इन दोनों का रेशियो 5:7 है तो रवि का एज 5x मान सकते हैं और हेमा का एज जो है वो 7x मान सकते हैं, ठीक है। अब 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद क्या होता है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। उनके एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो 4 ईयर लेटर उनका एज कितना हो जाएगा, जो अभी करेंट एज है उसमें 4 जोड़ देंगे। तो 4 ईयर लेटर रवि का एज हो जाएगा 5x + 4 और हेमा का एज हो जाएगा 7x + 4, ठीक है। और रेशियो में हमें दिया है कि उनका एज का रेशियो होता है 3:4, तो इतना डिवाइड बाय इतना करेंगे तो 3:4 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x + 4 शुड बी इक्वल टू 3:4, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, x हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 4 × 5x + 4, तो 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16 इक्वल टू 7 3 जा 21x + 4 3 जा 12। 20x को उधर भेजेंगे तो 21x - 20x और 12 को इधर भेजेंगे तो 4, तो x विल बी इक्वल टू 4। 4x का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमसे उनका प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये तो 4 साल बाद का एज है, प्रेजेंट एज तो यही हुआ। तो x का वैल्यू यहाँ डालेंगे, 5 × x तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 7 × x 7 4 जा 28। तो उनका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 20 और 28। रवि का प्रेजेंट एज हो गया, रवि का हो गया 20 और हेमा का हो गया 28। इस तरह से आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फाइनली आपको ऐसे 20 और 28 ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए ट्रेपेजियम जो होता है उसमें 2 पैरेलल साइड्स होते हैं कि नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और क्या दिया है हमें, इसका एरिया दे दिया है 405 cm स्क्वायर और इसका हाइट हमें दे दिया, ऊंचाई हमें दे दिया कितना, 18 cm, 18 cm हमें दे दिया है। और ए और बी हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, वी हैव गिवन द रेशियो 4:5। ए और बी का रेशियो हमें क्या दिया है, 4:5। तो ए को हम लोग 4x मान सकते हैं और बी को
5x मान सकते हैं। जब भी रेशियो दे तो x लगा के हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक ना। तो एरिया तो हमें दिया है 405 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए को तो हम लोग 4x माने हैं और बी को हम लोग 5x माने हैं, क्योंकि एक्चुअल हमें पता नहीं था, हमें रेशियो पता था। और हाइट 18 गिवन है, 2 9 जाए 18 हो गया, 9 उधर चले जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा 405/9 और उधर हो जाएगा 5 4 9x। अब तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 405/9 इंटू 9। ये 9 जो है वो भी नीचे चले जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपको 5 मिल जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमसे नहीं पूछा था, हमें पूछा था समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो x हमें मिला है, तो जो पहला पैरेलल साइड है उसको हम लोग क्या a जो था उसको हम लोग क्या माने थे 4x माने थे, और b जो था उसको क्या माने थे 5x, ठीक ना, क्योंकि 4:5 दोनों का रेशियो था। तो 4x यानी कि 4 × 5 4 5 20 हो जाएगा, और दूसरा 5 × 5 यानी कि 25 25 हो जाएगा। तो एक साइड हो गया 20, ये ऊपर वाला 20 हो गया और नीचे वाला जो है वो 25 हो गया। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जब दोनों का रेशियो 4:5 दिया था तो एक को 4x माना, एक को 5x माना, सॉल्व किया और लास्ट में जो है x = 5 मिला, और उसके बाद यहाँ पे जो दोनों का लेंथ जो है 20 और 25 ही मिला। अब इस सेक्शन का लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको हाइट का एक रेंज लेना पड़ेगा, 5 का रेंज यहाँ पर लिया है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 140 से 145। अब 125 से 130 तक कितने नंबर हैं इसमें आपको देखना है, और जैसे कि 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 का टैली मार्किंग किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होता है टैली मार्किंग, ठीक ना। जैसे 7 है तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 6 है तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 है तो 1 2 3 4, बस। तो इस तरह सबका देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 125 से 30 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो वो बस काउंट करना है, लिखना है, टेबल बना देना है और टैली मार्किंग कर देना है। टोटल 22 हो गया, बस इतना ही आपको करना था। तो फाइनली हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब बचा सेक्शन 4 और 5। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मॉडल सेट का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।